हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ बताया गया था और मैंने पहली वीडियो में भी आपको बोला था कि एक क्लास में मैं आपको मई 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक के जो आपके एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करूंगा। और उसमें मैं दिखाऊंगा कि देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन से, इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी से आपके पूछे गए हैं। तो अभी तक जिन चैप्टर्स को हम कर चुके हैं, हम उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे कि जो क्वेश्चन वहां पर आए हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हैं। ऑल्दो मैं आपको इस वीडियो में उनके आंसर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसके आंसर करने बैठूंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उन आंसर्स को आपको समझाने में, बताने में, और फिर इस तरह से मैं सारे पेपर आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। उन क्वेश्चंस पेपर में जो उन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो दिखाऊंगा। सजेस्टेड आंसर इसके आपके पास ऑलरेडी मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, आप वहां से इसको एक्सेस कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट में इश्यू आए तो आप मेरे से पूछिएगा। बट द मेन पर्पस टू शोइंग दिस क्वेश्चन जस्ट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंस्टीट्यूट वही आपसे पूछ रहा है। इसके अलावा कोई आपसे रॉकेट साइंस नहीं पूछी जा रही। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंस्टीट्यूट ने अपने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में पूछे हैं। तो यहाँ पर जो अभी मैंने क्वेश्चन पेपर ओपन कर रखे हैं मेरे पास, वो सारे इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके स्टार्ट हुए हैं, आई कैन से मई 2018 से स्टार्ट हुए हैं। तो मई 2018 से जो भी इंटरमीडिएट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन टॉपिक्स पर जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि हमारे डिस्कस किए गए टॉपिक के अलावा होगा, जैसे मान लीजिए पीजीबीपी का क्वेश्चन है, अदर सोर्सेस का है, टीडीएस का है, एडवांस टैक्स का है, रिटर्न ऑफ इनकम का है, तो वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हमारे से अभी रिलेटेड नहीं है। तो जब हम बाद में इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, चैप्टर को कवर कर लेंगे, तब आपको वो क्वेश्चन बता दिया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ आ रही होगी, कोई भी आपको यहाँ तक इशू नहीं है। आइए, सबसे पहला मेरा डिस्कशन है मई 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो इस क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये बात करता है, एक बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ और इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर फिर आपको बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप अपनी टोटल इनकम बताइए। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल इनकम बताइए, तो इसका मतलब वो पांचों हेड की आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट में बहुत सारी बातें हैं, इसमें डिडक्शंस भी हैं, इसमें आपका पीजीवीपी भी आएगा, इसके अंदर आपका सैलरी भी आ जाएगा, इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का कोई पॉइंट आई थिंक नहीं है, यस नहीं है। तो जब आप ये तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को होल्ड रख रहा हूं, ये अभी आप नहीं कर पाएंगे। तो जब हम टोटल इनकम का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, मतलब हम अपने पांचों हेड कंप्लीट कर लेंगे, हम उसके बाद डिडक्शंस का चैप्टर कवर कर लेंगे, तब आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 होल्ड कर दीजिएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका स्लम सेल का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन में आपको याद होगा हमने स्लम सेल का एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर आप पूरी अंडरटेकिंग बेच देते हैं तो उस केस में आप स्लम सेल कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लम सेल के बारे में बताया गया है आपको। एक कंपनी है R&A लिमिटेड, उसके पास एक यूनिट है, यूनिट PQR, उसके पास एसेट्स हैं, उसके पास लाइबिलिटीज हैं। इन लाइबिलिटीज एसेट्स को उसने एज ए स्लम सेल ट्रांसफर कर दिया, तो यूनिट R का उसने सेल कर दिया है। यूनिट R के रेस्पेक्ट में बताया है कि फिक्स एसेट्स में एक लैंड है जो कि उसने 110 लाख का खरीदा था और रिवैल्यू 140 हो गया, तो 30 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन आप वहां से माइनस कर देंगे व्हाइल कंप्यूटिंग दी नेटवर्थ। आपको याद होगा नेटवर्थ कंप्यूट करते समय हम रिवैल्यूएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यूनिट 2006 में बनाई गई थी, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगी।
फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो अदर फिक्स एसेट्स हैं इसमें 600 लाख कम है, which represent the WDV of the asset as per books the WDV of asset is 430। तो ये सारे फैक्ट आप कंसीडर करेंगे while computing the net worth for slum sale। तो देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको पूरे के पूरे 10 नंबर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में स्लम सेल के पॉइंट पर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट, मैंने आपको करवाया भी है, क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये आपको 10 नंबर फ्री के इंस्टीट्यूट देना चाहता है कि आप आओ, थोड़ी सी बस मेहनत कर लो और हमसे 10 नंबर ले जाओ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको CII भी दे दिए हैं रिस्पेक्टिव ईयर्स के, आपको कहीं याद नहीं रखने होते, वो मैंने आपको बताया था। तो दिस क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू कैपिटल गेन एंड वी हैव कवर्ड इट। अब रही बात स्टूडेंट्स, आपको ये होगा कि अब हम इनके आंसर कैसे देखें। तो देखो आंसर आप पहले इसके खुद निकालो, मैं ये नहीं कहूंगा आप सजेस्टेड आंसर निकालो उसमें से देखो, आप पहले इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है सजेस्टेड आंसर से, फाइनल आंसर मैच नहीं होता, किसी स्टेप पर आप कहीं कुछ गलती कर रहे हैं और वहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से इसको पूछो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन अगर मैं हर क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप समझ सकते हैं टाइमिंग कांस्टेंट की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल कि हर क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करके दिखाया जाए। सजेस्टेड आंसर है आपके पास, वहां से आप देखो, आंसर मैच करो, आपका आंसर जरूर आएगा। आपका आंसर मैच है, स्टेप्स मैच है, तो आपके फिर कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी नहीं है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे वहां पर भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये लीजिए, ये आपके रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने ROR RNOR बताया था, ये वहां से सवाल पूछा गया है आपका, बड़ा ही आसान सवाल है। रेजिडेंशियल स्टेटस में पूछ रहा है आपको टोटल इनकम बतानी है इन केस ऑफ ROR एंड इन केस ऑफ NR। ऐसा ही एक सवाल मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। ये देखिए सारी वही आइटम है एज इट इज, जैसी मैंने आपको क्लास में कराई थी, आपको अच्छे से याद होगा, काफी लंबा वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उस चैप्टर में। तो केवल फिगर्स चेंज हैं, केवल फिगर्स चेंज है, नाम चेंज है, बाकी सारी चीजें वही हैं जैसे वहां पर थी। तो ये भी आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट 10 नंबर दे रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस में से। देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने केवल 5 या 6 चैप्टर अपने करे हैं। उन 5-6 चैप्टर्स में से 20 नंबर तो इंस्टीट्यूट ने फ्री में आपको दे दिए। उसने कहा रेजिडेंशियल स्टेटस आप पढ़ के आए हो तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, 10 नंबर ले जाओ। आप कैपिटल गेन में पढ़ के आए हो, स्लम सेल आती है, 10 नंबर ले जाओ। तो 20 नंबर तो आपके यहीं पक्के हो गए हैं। अगेन मैं वही बात बोलूंगा, आंसर के लिए आप सजेस्टेड रेफर करिएगा। अभी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, किसी पॉइंट में आपको डाउट है, तो प्लीज आप मुझसे कनेक्ट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। इसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सैलरी, सैलरी का क्वेश्चन है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सैलरीज क्वेश्चन। तो सैलरी वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा मैंने आपको परक्यूजिट्स बताए थे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स बताए थे। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। मिस्टर हनी जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रहे हैं, पिछले 15 साल से हैं, वो इंडिया विजिट करते, रेगुलरली विजिटिंग इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। ही हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 184 डे। ये रेजिडेंशियल स्टेटस की भी बात कुछ करेगा, तो उसके लिए शायद ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिया है। आगे देखिए, उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी, सैलरी रिसीव आउटसाइड इंडिया फॉर 6 मंथ 50,000 रुपए, सैलरी रिसीव इन इंडिया फॉर 6 मंथ 50,000 रुपए पर मंथ। उसको एक रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है यूएसए में, तो ये RFA का पॉइंट है, आप RFA के प्रोविजन यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद लंच फैसिलिटी भी दी हुई है। तो आपको याद होगा मैंने फैसिलिटीज में, परक्यूजिट्स में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज बताई थी, लंच फैसिलिटीज, मोटर व्हीकल फैसिलिटीज। तो देखो यहाँ पर एक मोटर व्हीकल का भी पॉइंट आपसे पूछा है। तो ये मोटर फैसिलिटी जो आपको दी गई है, 2000 सीसी कैपेसिटी की कार दी गई है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई कैन से ये डिडक्शन वाला पार्ट है, तो ये आप डिडक्शन के बाद कवर कर पाएंगे। वैसे बहुत ज्यादा कोई खास चीज नहीं है,
आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करी है तो 80C में आपको इसकी डिडक्शन मिल जाती है। और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 5,000 10,000, ठीक है। तो 80C का ये पॉइंट है, यहां से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं आप 80C वाले को अभी फिलहाल छोड़ दीजिएगा एक बार को, मान लीजिए आप छोड़ देते हैं तो आप सैलरी वाला पार्ट खुद से एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने की, उसको फिर सजेस्टेड से मैच करिए कि सजेस्टेड आंसर में क्या वैल्यू है और आपने वैल्यू क्या निकाली है। पर्पस ये है इन क्वेश्चंस को दिखाने का कि आप ये ना घबराएं कि हम क्लास में क्या कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट हमसे क्या पूछेगा। क्या जो हम क्लास में कर रहे हैं इंस्टीट्यूट भी हमसे वही पूछेगा? आंसर इज यस, इंस्टीट्यूट भी आपसे वही सवाल वही चीजें पूछेगा जो आप क्लास में कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। आइएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर द डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ। तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का क्वेश्चन है। आप अभी इसको नहीं कर पाएंगे जब तक मैं आपको अदर सोर्स नहीं पढ़ा देता। ये आपका एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम का। तो ये भी आप तब तक के लिए होल्ड रखिएगा, जब मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम कराऊंगा तब ये मैं कवर कर लूंगा। इसके बाद देखिएगा, माधव ने गिफ्ट दिया है 2.5 लाख रुपए का अपने हैंडीकैप सन को, विच इज ए फिक्स डिपॉजिट, और उस पर फिर माधव ने ये इक्विटी शेयर खरीद लिए, उसको डिविडेंड मिल गया है। ये भी आपका अदर सोर्सेस का क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तब तक आप इसे होल्ड रखिएगा, आप नहीं कर पाएंगे इसको। नहीं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट हैज द कैपिटल गेन इम्पैक्ट, इट हैज द कैपिटल गेन इम्पैक्ट। मैंने अगले पेज पर देखा तो मुझे इंडेक्सेशन बेनिफिट दिखा, इंडेक्सेशन के लिए CII दिखा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है ये क्वेश्चन। यहां पर जो पहला वाला पार्ट है ये कैपिटल गेन का नहीं है, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में उसने बोला कि माधव फादर गिफ्टेड इक्विटी शेयर, जो कि 50,000 रुपए के थे इंडियन कंपनी में, टू मास्टर मनन अनदर सन ऑफ माधव, डेट ऑफ बर्थ जिसकी 10 अप्रैल 2010 थी, इन जुलाई 2010, which were purchased by him on 8 December 2004 for ₹80,000. Manan received a dividend of 5,000 in these shares. He sold the share on 1st of November 2017 for ₹5 lakh. तो उसने 2017 में शेयर 5 लाख रुपए के बेच दिए। तो यहां पर कैपिटल गेन की बात आएगी। तो इट इज अ नॉर्मल केस ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 112 ए वाला यहां पर आप प्रोविजन लगाएंगे अगर ये लिस्टेड है तो। क्या ये लिस्टेड है? ऐसा कहीं मेंशन नहीं है तो आप मान लीजिएगा ये लिस्टेड है। अब यहां पर एक चैलेंज आएगा जब आप इसके आंसर मैच करेंगे। जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर होगा उन्होंने वो एक दूसरे फाइनेंस एक्ट के हिसाब से सॉल्व कर रखा होगा, लेकिन जब आप आज प्रेजेंट में उसका आंसर देखेंगे तो इट माइट बी डिफरेंट, क्योंकि हो सकता है उस समय पर लॉ कुछ और हो और आज की डेट में प्रोविजन कुछ और हो। तो आप कॉन्सेप्ट पर जाइएगा, मेन आंसर को मत मैच करिएगा, स्पेसिफिकली इस केस में जब आपका लॉ चेंज हो चुका है। तो हो सकता है उस समय के लॉ में कुछ और बातें हों और आज के लॉ में कुछ और बातें हों, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर्स को टैली करवाइएगा। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, इसके पार्ट डी पे। तो पार्ट बी आपका रिटर्न ऑफ इनकम की बात करता है, तो ये वहां पर हम कवर कर लेंगे, आधार नंबर वगैरह की क्या बातें होंगी वो सब वहां पर कवर किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा, स्टेट वेदर दी कोटिंग ऑफ पेन, तो ये भी आपका रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड है, वहां पर छोड़ दीजिएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम में या एडवांस टैक्स में हम पढ़ेंगे, इसको वहां पर छोड़ दीजिएगा। ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स में मैं कवर करवाऊंगा आपको, तो ये भी आपके काम का नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे सवाल पूछा गया है 3 सिचुएशन बताइए रिटर्न ऑफ इनकम की, तो ये भी आपका ROI का चैप्टर में से कवर होगा। और प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन, द वर्ड प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन आर इनकॉर्पोरेटेड, तो ये आपका एक थ्योरी वाला पार्ट है जो कि जनरली मैंने आपको बता भी रखा है, शायद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में मैंने कवर किया था। प्रोवाइजो होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जब आप कहते हैं कि ऊपर का लॉ ये है लेकिन मैं नीचे कुछ और बात करना चाहता हूं,
विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद द अबव सेंटेंस और अबव लॉ, तो वहां पर हम कहते हैं प्रोवाइजो, एक्सेप्शन हमने दे दिया। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जब कोई लॉ लिखा हुआ है और सरकार चाहती है कि उस लॉ को समझा दिया जाए, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द लॉ, तो वहां पर वो एक्सप्लेनेशंस इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये डिफरेंस है एक्सप्लेनेशन में और प्रोवाइजो में। दोस्त इतना सा ही क्वेश्चन पेपर आता है आपका, जो कि आपको 70 नंबर दिलवाता है, 70 नंबर के सॉरी 60 नंबर दिलवाता है आपको इनकम टैक्स में। अब इन 60 में से भी आपको पता है कि आपके पास 18 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, तो बाकी जो 42 नंबर हैं आपके, केवल इतने के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 42 में से मैंने आपको 20 नंबर तो दिखा ही दिया, जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक 10 नंबर का कैपिटल गेन था और एक 10 नंबर का आपका सैलरी का क्वेश्चन था, और एक 10 नंबर का आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था। तो 20 नंबर तो आपको यहां से मिल ही गए हैं। बाकी जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपको उनके भी पूरे के पूरे नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। मूविंग टू दी क्वेश्चन पेपर ऑफ नवंबर 2019, नवंबर 2019 में किस तरह से सवाल पूछे गए थे देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए की, 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका टोटल इनकम से रिलेटेड है। जनरली नोटिस किया गया है पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा, वो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं होगा, वो मल्टीपल चैप्टर में से कंबाइंड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जब आप टोटल इनकम पढ़ लेंगे, मतलब पांचों हेड आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तब तक हम इसको होल्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है आर ओ आर और आर एन ओ आर के केस में क्या होगा। आपको बताना है कि ये इनकम आर ओ आर के केस में टैक्सेबल है, आर एन ओ आर के केस में टैक्सेबल है, एन आर के केस में है या नहीं है। तो यहां पर देखिए आपको 6 नंबर आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से भी मिल जाएंगे। इसके बाद देखिएगा बी पार्ट को। तो बी पार्ट से धनपाल विशिष्ट को परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस कॉस्टिंग ₹60 लाख फ्रॉम साई प्रिया हाउस, चेन्नई में सिचुएटेड है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वो खरीदना चाहता है। ही वांट टू नो वेदर देयर विल बी एनी ऑब्लिगेशन ऑफ टीडीएस टैक्स डिडक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका टीडीएस से है, जो तो जब हम टीडीएस का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में सी पार्ट ये बात करता है कि वो एक कार खरीदना चाहता है जो कि इतने की है। इसके बाद वेदर एनी ऑब्लिगेशन टू ये टीसीएस का क्वेश्चन है, जो कि टीडीएस के साथ ही हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, जो कि 7 नंबर का है, ये आपके हाउस प्रॉपर्टी से पूछा गया सवाल है। तो जब आप हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वहां पर आप देखिए क्या आपसे पूछा है। दिशा खन्ना है, रेजिडेंट है, उनके पास हाउस प्रॉपर्टी है भिवानी में, हरियाणा में। म्यूनिसिपल वैल्यू दी है 7.5 लाख, फेयर रेंटल दिया है 6,30,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 7,20,000। तो आप तीनों को कंपेयर करिए, जीएबी निकालिए। प्रॉपर्टी लेट आउट करी थी 75,000 में, अप्रैल से लेके दिसंबर 2017 तक, तो 9 महीने प्रॉपर्टी लेट आउट रही। इसके बाद प्रॉपर्टी वेकेट रही एंड दिशा खन्ना यूज टू हाउस फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपेशन। क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट रही, तो उसने उसे खुद अपने यूज में ले लिया, सेल्फ ऑक्यूपेशन में आ गई। तो पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसा एक केस हमने किया था। उसके केस में जीएबी निकालो। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज, सो दिस इज द केस ऑफ अनरियलाइज रेंट। और अगर आपको याद हो या आपने मेरे दिए हुए क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जहां पर आप इसको देख सकते हैं, केवल फिगर्स एंड अमाउंट्स चेंज रहेंगे। उसके बाद वो कहता है ये जो अनरियलाइज रेंट है, बोनाफाइड है, डिफॉल्टिंग टेनेंट वाज इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी पेइंग रेंट रेगुलरली। तो यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट कर दिया इन्होंने बोला द टीनेंसी वाज बोनाफाइड, टीनेंसी बोनाफाइड थी, but the defaulting tenancy was in occupation of another property of assessee paying rent regularly।
तो आपको याद होगा अनरियलाइज रेंट पे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, आपने वो सभी कदम उठा लिए हो जिससे कि प्रॉपर्टी खाली करवाई जा सके, या आप एओ को ये बोले या सेटिस्फाई करें कि मैंने वो सारे कदम उठा लिए लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं है, ये किराया मेरे को नहीं मिला। और एक कंडीशन वहां ये भी थी कि वो किराएदार आपकी किसी और प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहिए। बट यहां तो क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ने एक वर्ड गायब कर दिया। यहां पर एक वर्ड था नोट, वाज नॉट इन ऑक्यूपेशन, तो उसने नोट को यहां से गायब कर दिया और आपको कंफ्यूज कर दिया। आप इस लाइन को पढ़े बिना खुश हो जाएंगे कि हाय इंस्टीट्यूट ने हमें इतना आसान सवाल दे दिया, बट यहाँ पॉइंट ये है कि अनरियलाइज रेंट की आपको बेनिफिट नहीं देंगे। तो अनरियलाइज रेंट में जो हम आपको डिडक्शन देते हैं ना, वो हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपने उस किराएदार को अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में जाके रखा हुआ है और वहां पर आप उससे किराया ले रहे हैं। देन इन दैट केस अनरियलाइज रेंट बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने डाला है। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, इंटरेस्ट दिया है, आपसे पूछा है कि आप अपनी इनकम कंप्यूट करके बताइए अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। देखिए कितना आसान सवाल है, 7 नंबर आपको फ्री के मिल गए यहाँ पर भी। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर आपको कहने का कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं चीजों को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक के साथ अपना सपोर्ट भी मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन करिए, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन भी साथ के साथ उठा के देखिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है ध्यान से देखिए, जैसे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर नॉट गायब कर दिया, उसने बोला हर बच्चा ये तो पढ़ के आता है कि क्या कंडीशन है, किन कंडीशन पर नहीं मिलेगा, लेकिन उनको अप्लाई कितना कर पाता है ये हम चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने बस यहाँ पर एक गेम खेली, नॉट वर्ड को खा गए। अब एक बच्चा होगा जो कहेगा अनरियलाइज रेंट हाई, अनरियलाइज रेंट आ गया, चलो बेनिफिट दे दो, बेनिफिट दे दो, बेनिफिट दे दो। लेकिन एक बच्चा जो समझदार बच्चा होगा, जो पढ़ के गया होगा और एप्लीकेशन अच्छे से जानता होगा, वो कहेगा कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि वो दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो इसका मतलब अनरियलाइज रेंट की कंडीशन पूरी नहीं होंगी। तो अनरियलाइज रेंट की क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं होगी तो बेनिफिट भी उसको नहीं मिलेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बी पार्ट पर चलते हैं इसके। एक्सप्लेन द क्वांटम ऑफ लेट फीस, तो ये आपका रिटर्न ऑफ इनकम में आ जाएगा। तो जब हम रिटर्न ऑफ इनकम कवर करेंगे वहां पर आपको ये बात समझ आ जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4A, इट टॉक्स अबाउट अगेन कैपिटल गेन। ये देखिए एसडीवी वाला पॉइंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हुआ, आपने कोई प्लॉट बेचा था पद्मजा को 55 लाख रुपए में, वैल्यूएशन अथॉरिटी ने उसका 53 लाख रुपए वैल्यू निकाला। अब आपको बताना है कैपिटल गेन कितना आएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज और दी हुई है, पार्टीज मिस्टर सुब्रमणी एंड मिसेस विमला एंड मिस पद्मजा आर रिलेटेड टू ईच अदर, ट्रांजैक्शन आर बिटवीन आउटसाइडर्स। तो ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो बाहर के व्यक्ति के साथ में हो रही है, तो यहाँ पर आप एसडीवी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करेंगे। इसके बाद देखिएगा, मिस्टर रामनगर रिसाइड इन दिल्ली एज पर न्यू रूल इन द सिटी, प्राइवेट कार कैन बी अप्लाइड इन द सिटी ओनली ऑन ऑल्टरनेट डे। तो उसने कार खरीदी, कार की डिटेल कुछ इस तरह से है, ये आई थिंक आपका टीडीएस का या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो सकता है। फिर उसने कार को पर्सनल यूज में शुरू किया, उसके बाद ऑल्टरनेट डे पर कार चलने लगी, हाफ डेप्रिसिएशन। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, डिटरमाइन द अलाउएबल डेप्रिसिएशन। तो जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे वहां पर आप ये कवर कर लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है जनक राज एम्प्लॉयड एज एन जनरल मैनेजर, उसको ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, बेसिक सैलरी अब तक इतनी थी, इसके बाद इतनी हो गई है, सैलरी इज ड्यू ऑन पेड ऑन एवरी ईयर बेसिस, डियरनेस अलाउंस मिलता है, बोनस मिलता है। आपसे पूछा गया है सवाल में, अगले पेज पर आइएगा, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में प्रोफेशनल टैक्स आ गया, लैपटॉप दिया हुआ है, मतलब ये फैसिलिटी दी हुई है आपको, तो ये भी एक परक्यूजिट है आपका। इसके बाद आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मतलब एलटीसी की बात पूछी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कंप्यूट दी टोटल टैक्सेबल सैलरी, तो ये आपका सैलरी के चैप्टर में से सवाल पूछा गया है
और ये भी हम ऑलरेडी अपना चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो देखिए 6 नंबर आपको यहाँ पर फ्री के दिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन भी आपने कर रखे हैं। तो अब आप उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपके आंसर डेफिनेटली मैच होंगे। मैच नहीं होते हैं तो जिस पॉइंट पर आप गलती कर रहे हैं वो आप मुझसे पूछिएगा। अगेन सजेस्टेड आंसर में इसके सारे आंसर दिए हुए हैं, आप वहां से इसको मैच कर सकते हैं। इसके बाद आइएगा बी पार्ट पर देख लेते हैं। बी पार्ट में इन्होंने हमसे क्या पूछना चाहा है। तो यहाँ पर अलाउंसेस की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अलाउंस है जो कि आपको दिया गया है पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए। अगेन ये सैलरी के अलाउंसेस पार्ट से आपकी नॉलेज पूछी जा रही है। इसके बाद आपको बताया गया है बी पार्ट में, ऐश्वर्या विच इज अ रेजिडेंट रिसीव 850 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो यहाँ पर आपसे डिविडेंड मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की बातें पूछी गई हैं। तो जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट कर लेंगे वहां पर आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। बट सैलरी वाला पार्ट तो आप अभी भी कर पाएंगे, आप एक बार करके जरूर देखिएगा। जब भी आपको मन करे या जब भी आपको टाइम लगे तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को करिएगा जरूर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट्स, ये आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड है। तो जब आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर कवर कर लेंगे जहां पर आपके लॉसेस सेट ऑफ होते हैं, इनकम कैरी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की बात हुई है, जहां पर आपको लॉटरी मनी मिली है, लॉटरी मनी के अलावा गिफ्ट मिला है, प्राइज मिला है। तो ये सारी बातें आपकी लॉटरी मनी से होंगी। साथ के साथ यहाँ पे कुछ क्लबिंग की भी बातें हुई हैं, तो वो क्लबिंग वाला चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम, तब आपको ये बातें सारी समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, सी पार्ट, ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी बता दिया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बता दी, एफडी की इनकम बता दी। अब आपको बताना है कि इसका टोटल टैक्स क्या बनता है। इससे आसान सवाल तो आज तक शायद इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर में ना पूछा गया हो। आपको सारी इनकम बता दी है, जस्ट आपको टैक्स बताना है। तो क्या करिएगा, इस इनकम को लीजिए, इस इनकम को लीजिए, इंटरेस्ट की इनकम को जोड़िए, एक इसमें 80TTA की डिडक्शन अप्लाई करिए जो आप डिडक्शंस में पढ़ेंगे। उसके बाद आप अपना टैक्स कंप्यूट करिए। नॉर्मल आपको 5 नंबर यहाँ पर फ्री के इंस्टीट्यूट देने के लिए बैठा है कि आओ बस थोड़ी सी मेहनत कर लो और 5 नंबर हमसे यहाँ भी ले जाओ। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, ये आपके पीजीवीपी से रिलेटेड है। तो पीजीवीपी में जब हम बात कर लेंगे एसईजेड की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो वहां पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे। पार्ट बी आपका रिटर्न ऑफ इनकम का है। तो जब आप रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ लेंगे, ड्यू डेट्स क्या होती हैं, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पार्ट ए कंप्लीट होगा जो कि आपका नवंबर 2019 अटेम्प्ट में पूछा गया है। तो आप यहां से भी एनालाइज करिए, जो चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और यहां पर भी मैं कह सकता हूं 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जो आप ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं मेरे से। मैं यहाँ पर उन चैप्टर्स को आपको कवर करवा चुका हूं विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो जब आप इन क्वेश्चन को करेंगे, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट ध्यान से सुने हैं, ध्यान से समझे हैं, तो मैं नहीं मानता कि आप इन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटकेंगे। मेरा पूरा यकीन है कि आप इन क्वेश्चंस को बिना अटके कर देंगे, बिना किसी हेल्प के कर देंगे। बट एक फॉर्मेलिटी जरूर रहेगी कि आप उसे सजेस्टेड से मैच करिएगा कि आपका आंसर सजेस्टेड के आंसर से मैच होता है या नहीं होता है। प्रेजेंटेशन पर मत जाइएगा, प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको अब तक सिखाई है वही काम करेगी, इंस्टीट्यूट वहां पर पूरे नंबर देगा। बट द पॉइंट इज दैट कि आपका मेन आंसर मैच होना चाहिए। आइएगा स्टूडेंट्स, मई 2019 का पेपर देख लेते हैं एक बार। मई 2019 के पेपर में इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन वो जनरली आपसे पूछते हैं टोटल इनकम पर। तो यहां पर भी पहला क्वेश्चन टोटल इनकम पर पूछा गया है। तो ये टोटल इनकम का जो क्वेश्चन है ये आप बाद में कर पाएंगे, अभी आप इसको मत देखिएगा। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2A, ये आपका पीजीवीपी से ये भी आपका टोटल इनकम नहीं, सॉरी, ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। ROR RNOR के केस में बताइए कि
ये इनकम आपकी कब टैक्सेबल होगी, कब टैक्सेबल नहीं होगी, किसके हाथ में टैक्सेबल है और किसके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से आपको 7 नंबर मिल गए हैं फ्री के। आप किसी चैप्टर को ऐसे मत समझिएगा कि इंस्टीट्यूट इस पर कोई सवाल नहीं पूछता, वो कहीं पर भी आपसे सवाल पूछ सकता है। और देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस तो अभी तक हमने 3 पेपर देखे, तीनों में ही उसने पूछा है। तो 5 से 7 नंबर 10 नंबर तक आपको फ्री में इंस्टीट्यूट दे रहा है कि आओ बताओ कहाँ टैक्सेबल होगा कब नहीं होगा। और मैंने आपको ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से डीप जा जाके बताई हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन चीजों में तो आप गलती नहीं करके आएंगे। और इन चीजों में ही क्या, आप पूरा इनकम टैक्स का पेपर गलत नहीं करके आएंगे अलोंग विद जीएसटी, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ बहुत मेहनत की जा रही है स्टूडेंट, ट्रस्ट मी। आपको चीजों को इतना प्रैक्टिकल लेके समझाया जा रहा है कि इसके बाद आप कोई गलती करें ऐसी आपसे उम्मीद नहीं की जाती। नेक्स्ट पेज पर इसी पेज पर आइएगा पार्ट बी में। तो ये टीडीएस का सवाल है, तो जब हम टीडीएस पढ़ लेंगे उसके बाद आप इसे कर पाएंगे, तब तक आप इसको नहीं करिएगा। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड 2। एफआरवी दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, टैक्सेस दिए हैं, रिपेयर, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, नेम ऑफ, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट टू स्टार प्राइवेट लिमिटेड, लेट आउट टू पूजा। तो 2 अलग अलग पर्पज हैं। ये मेरे क्वेश्चन बैंक में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आपने वहां पर ये सॉल्व किया है वैसा क्वेश्चन, तो आई बिलीव आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंफॉर्मेशन है जनरल, आप अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट और अपना टैक्स कंप्यूट कीजिए या इनकम कंप्यूट कीजिए, जैसा भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट आइएगा। अच्छा देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पर फ्री में देने बैठा है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको। पार्ट बी पर आइएगा। रॉय के पास एक रेजिडेंशियल हाउस है जो कि उसने इस दिन एक्वायर किया था इतने में और उसने इतने में बेच दिया। उसने ये सारा का सारा पैसा यूज कर लिया एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में पंचकुला में। द सेड प्रॉपर्टी was sold on this date and he purchased another residential property on this amount on this date at a Panchkula. The property at Panchkula was sold 3 lakh 3 crore 25 lakh। तो ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसमें 2 चीजें आपसे टेस्ट की गई हैं। एक कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा और उसके साथ में जो एग्जेम्पशंस आती हैं सेक्शन 54 की सीरीज वाली, वो पूरी नॉलेज यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो अभी ताजा ताजा आपने कैपिटल गेन पढ़ा ही है, आई बिलीव इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। आप खुद से पहले ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद आप फिर इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड मैच करिए कि आपका आंसर उतना है या नहीं। CII आपको दिए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक आएगी कि सजेस्टेड जो आंसर दिया होगा वो तो पुराने लॉ के हिसाब से दिया होगा, आप जो आंसर निकालेंगे वो नए लॉ के हिसाब से निकालेंगे। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सेम है तो कोई इश्यू नहीं है, आंसर फिर यहाँ पर मैच मत करिएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत है तो फिर आपको फिर रिवीजन करनी पड़ेगी और उन चीजों को दोबारा से देखना पड़ेगा जो कैपिटल गेन में मैंने आपको समझाई थी। आइएगा पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, यहां पर आपसे टोटल इनकम पूछी जाएगी। देखिएगा अगले पेज पर आपसे पूछा गया है टोटल इनकम। तो जब हम टोटल इनकम वाला चैप्टर कवर कर लेंगे तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन के 4 के पार्ट बी पर आइएगा। ये ROI का क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ इनकम का, जिसमें ड्यू डेट्स की कुछ बात होगी, पैन अलॉटमेंट की कुछ बात होगी। इसके बाद ये लेट फीस है और ये दोनों ही आपके रिटर्न ऑफ इनकम में से कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आइएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपका सेक्शन बी आ जाएगा जो कि जीएसटी का है। तो ये था इनकम टैक्स का हमारा कॉन्सेप्ट। आई बिलीव आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूविंग टू दी नवंबर 2019 क्वेश्चन पेपर। अभी हमने मई का देखा था, नवंबर 2019 पर आ जाते हैं। तो नवंबर 2019 में सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपकी टोटल इनकम का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन जनरली टोटल इनकम का रहता है, तो इसे हम वहां पर कवर करेंगे, अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे।
इसके बाद आप देखिएगा सेकंड पार्ट, ये भी इसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 में आपसे पूछा है टोटल इनकम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जगदीश हैं, 61 साल के हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया है थाईलैंड में। वो थाईलैंड में ही रहते हैं पिछले 20 साल से। उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है बैंकॉक में। हाफ ऑफ द विच इज यूज्ड फॉर द रेजिडेंस एंड हाफ इज गिवन ऑन द रेंट। तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप कहते हैं 50% ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द 50% ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाउस प्रॉपर्टी की नॉलेज को पार्ट ए के अंदर। फिर यहाँ पर बोला है इसने, अच्छा, इस पार्ट ए में केवल हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं बाकी बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, तभी आपसे यहाँ पर टोटल इनकम की बातें हुई हैं। तो पहला पार्ट आपका हाउस प्रॉपर्टी का रहा। दूसरे पार्ट में आपसे बात की गई है कि उसको रेंटल मिलता है, ठीक है जी। तो ये रेंटल मतलब अगेन हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। फिर आपसे पूछा गया है उसको अरियर ऑफ रेंट मिले हैं विच इज नॉट टैक्स अर्लियर, तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। तो ये भी आपका हाउस प्रॉपर्टी की नॉलेज पे है। हाउस प्रॉपर्टी में आप पढ़ के आए हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। प्रॉफिट दिया है बिजनेस का, अदर इनकम दी है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड नेपाल गिवन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ईयरली फीस, तो एक कॉन्ट्रैक्ट फीस उसे मिलती है जो कि वो वहीं जमा करवा देता है। तो अब आपको बतानी है इसकी टोटल इनकम कितनी होगी। तो इसमें कुछ पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी वाला, कुछ पार्ट है अदर वाला। तो जो अदर वाला है वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, जो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है वो आप एटलीस्ट यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आइएगा पार्ट बी पर। तो पार्ट बी आपका टीडीएस से रिलेटेड है। टीडीएस के जो प्रोविजन जब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं टीडीएस के बाद इसको समझेंगे। इसके बाद आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पीजीवीपी से नहीं, हाँ पीजीवीपी से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन, जो कि मैं आपको करवाऊंगा सेक्शन 44 AE। उसके बाद आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो तब तक आप इसे होल्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विच इज टॉक्स अबाउट द कैपिटल गेन। तो जब कैपिटल गेन का आप सेक्शन पूरा समझ चुके हैं, मेरे क्वेश्चन बैंक में भी एक ऐसा सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर केवल फिगर्स चेंज है, नाम चेंज है। तो ये क्वेश्चन आप कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर करेंगे। करके देखिएगा, अभी ताजा ताजा आपने कैपिटल गेन पढ़ा है, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आंसर भी आपका आ जाएगा। जो इसका दूसरा पार्ट है ये भी कैपिटल गेन का है, जो इसका तीसरा पार्ट दिया है ये भी आपका कैपिटल गेन का ही है। तो आपसे पूछा भी गया है कैलकुलेट द अमाउंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर कैपिटल गेन, और आपको ये भी बताना है टैक्स कितना बनेगा उस पर। नेक्स्ट आइएगा स्टूडेंट्स, एमएलएक्स ने इन्वेस्ट किया है वॉज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016-17 में। उसकी पेड अप कैपिटल इतनी है। उसके बाद एफएमवी ऑफ द शेयर इतनी है। डिटरमाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ अबव ट्रांजैक्शन, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द शेयर वैल्यू 105 और ट्रांजैक्शन मेड। तो ये भी आपका कैप, ये कौन सा क्वेश्चन है एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1617 और इफ द शेयर इश्यूड एट 105 व्हाट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पीजीवीपी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी अज्यूमिंग ओनली ट्रांजैक्शन मेड, यस ये पीजीवीपी का क्वेश्चन है। तो जब आप पीजीवीपी कवर कर लेंगे वहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट आइएगा, तो यहाँ पर आपको बताया है कि मिस्टर महादेव हैं जो कि भजन सिंगर हैं ऑफ राजस्थान, और उनकी वाइफ दरिया फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर। उन्होंने आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आपको बतानी है उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम। तो ये टोटल इनकम से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है। जब आप पांचों हेड कंप्लीट कर लेंगे तो उन पांचों हेड को मर्ज करके हम टोटल इनकम सीखेंगे। टोटल इनकम सीखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाएंगे। नेक्स्ट आइएगा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, जो कि आपकी बात करता है टोटल इनकम की ही। तो यहाँ पर भी आपका टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पांचों हेड कंबाइन करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखें अदर सोर्स की इनकम है, इसके ऊपर आपको बिजनेस की इनकम दी हुई है,
इसके ऊपर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दी है और यहाँ सैलरी की इनकम है। तो जब टोटल इनकम समझेंगे तब हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सी पार्ट आपसे टीसीएस की बातें पूछता है, तो ये टीडीएस एंड टीसीएस में से है सवाल, तो इसको करने के बाद हम इसको कर लेंगे। अगला भी आपका टीसीएस से ही रिलेटेड है और चॉइस में आपको दिया गया है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द वुड रेंडर द रिटर्न ऑफ इनकम, तो ये आपका आरओआई से सवाल पूछा गया है, आप वहां से इसे कर पाएंगे। अभी हमने वो चैप्टर नहीं किया है इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। फिर आपका ये जो सेक्शन बी है ये आपका जीएसटी का स्टार्ट हो जाता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ राहुल सर भी आपको इस तरह से एक एनालिसिस करवा रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, तो वो जीएसटी वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट आइएगा स्टूडेंट्स नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर पर। नवंबर 2020 में जो पहला अटेम्प्ट था नवंबर 20 में, फिर एक हुआ जनवरी 21 में, तो नवंबर 20 के क्वेश्चन पेपर में आपसे सवाल पूछा गया। पहला सवाल था जो कि एएमटी का। आपने अभी तक का ट्रेंड देखा, हर बार वो आपसे टोटल इनकम का सवाल पूछ रहे थे, इस बार उन्होंने उसको चेंज करके एएमटी का सवाल पूछ लिया, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये क्योंकि अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है, इट विल बी कवर इन अ सेपरेट चैप्टर। जब मैं आपको टोटल इनकम बताऊंगा, टैक्सेस बताऊंगा, तो वहां पर एएमटी भी एक आएगा। तो ये एएमटी में से है, बाद में कवर किया जाएगा आपके साथ। उसके बाद आइएगा आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। ये आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन है, इट इज टोटल इनकम क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपको डिडक्शंस की बात बोली है, उसके बाद फिर ये डिडक्शन आ गई है, ये भी डिडक्शन है। तो मैं ये भी कह सकता हूं इट इज नॉट अ प्योरली एंड प्योरली टोटल इनकम, इट हैज अ पार्ट ऑफ डिडक्शन। तो यहाँ पर जब डिडक्शन का चैप्टर कवर कर लेंगे उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन 2 में पार्ट बी पर देखिएगा, पार्ट बी में यहाँ पर आपसे बोला गया है the tax deduction in the following for the income tax assuming that the payment are made to resident। तो आपको यहाँ पर टीडीएस की बात बतानी है, आपको यहाँ पर टीडीएस के प्रोविजन बताने हैं कि यहाँ टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो ये भी आप टीडीएस का चैप्टर कवर करने के बाद ही समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पीजीवीपी एंड द टोटल इनकम। तो जब आप पीजीवीपी कवर कर लेंगे और टोटल इनकम कवर कर लेंगे उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट समझ आएंगे। इसके बाद आइएगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा भी गया है टोटल इनकम बताइएगा। टोटल इनकम के बाद आप आएंगे पार्ट बी पर, तो पार्ट बी में आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टोटल इनकम। देखिए इंस्टीट्यूट बड़ा चालाक है, इंस्टीट्यूट आपसे ना किसी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव हेड में जाके सवाल पूछे, इससे तो बेटर है वो टोटल इनकम का सवाल आपसे पूछ ले, ताकि उसे ये पता चल जाए कि आपको सारे हेड भी आते हैं और टोटल इनकम भी आती है। क्योंकि टोटल इनकम का चैप्टर ना कोई एक सेपरेट चैप्टर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा टोटल इनकम में आके हमें कुछ और पढ़ना है, नहीं। टोटल इनकम की जब क्लास आएगी तो मैं आपको बस एक लाइन बोल के चैप्टर खत्म करा दूंगा। वो लाइन क्या होगी कि जो भी आपने अलग अलग हेड्स में प्रोविजन पढ़े हैं उन सबको कंबाइंड कर दो। अब यहाँ पर आपको जैसे देखो आप कैपिटल गेन पढ़ के आए, तो कैपिटल गेन में मैंने आपको क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल गेन की बातें थी, कैपिटल गेन की बातों के साथ मैं कहता था कंप्यूट दी कैपिटल गेन। सैलरी में आपने पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, बातें थी कंप्यूट दी सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में फैक्ट दिया हुआ था कंप्यूट दी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब आपको वही सारी बातें ना अलग अलग जगह से उठा उठा के एक कॉमन प्लेस पर दे देंगे और अब आपसे कहेंगे कंप्यूट दी टोटल इनकम। तो आप क्या करोगे, पहले उसके रेलेवेंट फैक्ट से सैलरी कंप्यूट करोगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करोगे, कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, पीजीबीपी कंप्यूट करोगे, अदर सोर्सेस कंप्यूट करोगे, देन उसको कंबाइंड कर दोगे। तो जैसे ही आप कंबाइंड कर दोगे वो आपका बन जाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो चैप्टर है वो अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, इट इज द merging of all the heads along with the set off, along with the deduction, along with the clubbing, that's it। तो ये सब बातें आप वहां पर समझ जाएंगे, अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 4 ए देखिएगा, क्वेश्चन 4 ए किसकी बात करता है, क्वेश्चन 4 ए कहता है एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन उसने एग्जीक्यूट करी है, अब उसके ऊपर आपको टैक्स इंप्लीकेशन बतानी है।
तो ये जो टैक्स इम्प्लीकेशन है ये भी अब आप पीजीबीपी जब चैप्टर करेंगे वहां पर भी मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, और कुछ कुछ बातें तो आप ऑलरेडी कहीं और करके भी आए होंगे। तो ये मेनली आपका क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस से पूछा गया है, जहां पर मैंने आपको एक सेक्शन दिया था होमवर्क रीडिंग के लिए, सेक्शन 9 अक्रूवल ऑफ इनकम। अगर आपको याद होगा इनकम को वहां पर समझाया गया था, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम ड्यू और रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो वहां से आपका ये सवाल बनता है सेक्शन 9 के हिसाब से, और वहां पर इन सभी चीजों के आंसर आपको मिल जाएंगे कि कौन सी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल है या नहीं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा तो प्लीज आप उसको पढ़ लीजिएगा, और अगर आप उसको पढ़ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आपको आंसर जरूर मिल जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कैपिटल गेन। हाँ जी, ये आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। आपके पास एक इतने शेयर थे, इस रेट से आपने खरीदे थे, आपको 1200 बोनस शेयर मिल गए, फेयर मार्केट वैल्यू उस समय पर उसकी इतनी थी, फिर आपने 1000 शेयर कन्वर्ट कर दिए स्टॉक इन ट्रेड में, तो कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, याद होगा सेक्शन आपको। फिर उस समय पर उसकी एफएमवी इतनी थी, अब आपको बताना है कि उसका कैपिटल गेन कितना होता है। नीचे एक चीज और दी है कि गोविंद ने 1800 शेयर 2400 रुपए पर बेच दिए और एसटीटी उस पर पे कर दिया। तो एसटीटी पे कर दिया, इसका मतलब ये जो बात हो गई वो सेक्शन 112 ए की हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंप्यूट दी टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का मतलब कैपिटल गेन इनकम आपको यहाँ पर बतानी थी। पार्ट सी पर आइएगा। पार्ट सी में आपसे 194 एन टीडीएस का एक सेक्शन है, उसके बारे में बातें पूछी गई हैं। नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए उस क्वेश्चन में उस अटेम्प्ट में पूछ लिया गया। तो ये आप टीडीएस के सेक्शन चैप्टर में समझ पाएंगे। इसके बाद फिर आपसे पूछी है टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन दी अबव ट्रांजैक्शंस। तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है। तो जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट आइएगा, तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन सेक्शन बी है जो कि जीएसटी का है। तो ये आप राहुल सर के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। स्टूडेंट लास्ट आते हैं, जो नवंबर 2020 का ही एक एग्जाम जनवरी 2021 में हुआ था, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पर आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे इनकम टैक्स पर। तो पहला सवाल आप देखिएगा, डेबिट फॉर्मेट दिया है आपको, यहाँ पर क्रेडिट फॉर्मेट दिया है, कुछ बातें बताई हैं। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टोटल इनकम। तो इंस्टीट्यूट का जिस तरह से ट्रेंड रहा है, पहले सवाल में टोटल इनकम पूछता है, ये वहां का सवाल है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जब आप टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट या बाकी अपने सारे हेड कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आइएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है टोटल इनकम कंप्यूट करनी है आपको। नेक्स्ट 2A में आपसे पूछा गया है टीडीएस एंड टीसीएस। तो ये टीडीएस और टीसीएस कवर करने के बाद मैं आपको पढ़वाऊंगा कि इस सवाल में क्या आंसर आएगा, क्या आपको यहाँ पर बताना है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है, सेक्शन 10AA। आपको याद होगा इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, मैंने एक चैप्टर कराया था, उसके अंदर मैंने आपको SEZ वाला एक टॉपिक करवाया था, सेक्शन 10AA। ये वहां से आपका सवाल पूछा गया है, तो अगर आपने वो ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। 6 नंबर इंस्टीट्यूट आपको फ्री के दे रहा है यहां पर भी। इसके बाद देखिएगा, अच्छा यहाँ पर फिर पूछा है कंप्यूट इनकम इंक्लूडिंग एएमटी। तो एएमटी अलग से कवर करेंगे, एएमटी भी यहाँ पर निकलवाना सिखाऊंगा मैं आपको जब एएमटी के टॉपिक पर आऊंगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, जो कि आपका रिलेटेड है अगेन टैक्सेबल इनकम से। तो यहाँ पर दो हेड्स की बातें मिक्स होंगी। देखिए पहले हेड में वो बात कर रहा है सैलरी की, तो ये सैलरी के पार्ट से आप सॉल्व कर पाएंगे, और दूसरे वाले पार्ट में वो बात कर रहा है डिडक्शंस की। तो आप सैलरी और डिडक्शन कंबाइन करिए, दोनों नॉलेज जब कंबाइन कर देंगे तो आपका यहाँ पर इसका आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक हरी है 57 साल की उम्र है, उसने ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, उसके पास एक नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है आरबीआई की परमिशन के साथ, एक उसके पास सेविंग अकाउंट है, एक उसके पास एफडी है जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर वो आपसे एडवाइस चाहता है ऑन
हिज टैक्स लाइबिलिटी टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। तो पहले तो ये बताइए, ये वाला अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होता है। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम का चैप्टर आपको याद होगा, वहां पर मैंने बताया था कि एनआरई अकाउंट में अगर आपका कोई पैसा है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपको एग्जेम्प्ट होता है, बशर्ते वो आरबीआई की अप्रूवल के साथ हो। तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 8,000 आपका टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आपका टैक्सेबल होता है। अब ये बताइए, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 48,000 है। उसके नीचे फिर आपसे कुछ और बातें भी बोली हैं। उसने बोला है कि उसने 4 लाख रुपए ट्रेवल एक्सपेंस पर इनकर किया है। तो ये वाला जो पार्ट है वो रिटर्न ऑफ इनकम का है। मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 139(4), उसके अंदर मैं बात करूंगा आपसे प्रोवाइजो की। प्रोवाइजो ये कहता है, चलिए वो उस चैप्टर पर बात करेंगे, बट अभी आप सुन लीजिए। प्रोवाइजो कहता है कि अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पर 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा किया है, सॉरी 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा किया है, तो वो उस केस में आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी, इवन दो आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है या नहीं है। तो इस तरह से आपको हर पॉइंट पर अपना जवाब देना है और अकॉर्डिंगली आंसर करना है। तो देखो, ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी चैप्टर में कवर कर चुके हैं। केवल रही बात इसकी, तो ये हम रिटर्न ऑफ इनकम में समझेंगे, वहां पर आप इसको आंसर कर पाएंगे। पार्ट सी पर देखिएगा, पार्ट सी में क्या पूछा है। इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस, अगेन सेक्शन 9 का क्वेश्चन है। वहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई थी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, मैंने आपको होमवर्क रीडिंग में भी दिया था। तो वहां से 3 नंबर आपको मिल रहे हैं। अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप वहां पर लापरवाही करेंगे तो ये आपके नंबर कट सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A आपका हाउस प्रॉपर्टी से है। क्वेश्चन नंबर 4A हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है। आपको रेंट दिया है, म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है, इंटरेस्ट दिया है और प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द लोन दी है। तो ये आपको एटीसी में डिडक्शन में काम आएगा और ये आपका पूरा हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट रहेगा। तो आपको देखो 8 नंबर मिल भी रहे हैं केवल इतने से काम के। पार्ट 2 में आपसे क्या पूछा है कि उसने विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया है इन्होंने यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा पार्ट 3 में वो आपसे पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आता है, सैलरी आती है और आपके पास ये शेयर होल्डिंग है। तो अब आपको बताना है कि अब आपको क्या बताना है यहाँ पर। अच्छा नहीं स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। ये पूरा एक क्वेश्चन है जिसके 4 इंफॉर्मेशन अलग अलग दिए हैं। आपसे अगले पेज पर पूछा गया है टोटल इनकम बताइए। तो ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं, पहले आपसे हाउस प्रॉपर्टी पूछ लिया, फिर आपसे डिडक्शन पूछ ली, फिर आपसे डीम ओनरशिप पूछ ली और उसके बाद फिर आपसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूछ लिया। तो इस तरह से उसने पांचों हेड आपसे पूछ लिए और बाद में कहता है जी बताओ अब टोटल इनकम कितनी आएगी। तो ये भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही क्वेश्चन समझ आएगा। फिर पार्ट बी में आपसे पूछा गया है कोई 2 क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है रेंटल का, फिर उसने सबलेट कर दिया। मनीष इस लैंड को ग्रेजिंग ऑफ अ कैटल रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी यूज करता है। अब आपको बताना है कि ये इनकम कहाँ जाएगी। तो देखिए, जब आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो सामने वाला उसका क्या यूज करता है आपको इससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे एग्रीकल्चर यूज करे, वो चाहे नॉन एग्रीकल्चर यूज करे, आपके लिए प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होती है। तो ये बात आपको बतानी है पॉइंट नंबर 1 में। इसके बाद देखिएगा पार्ट 2 पर क्या पूछा है आपसे। एक राकेश है, ROR है। द अमाउंट वॉज पेड टू प्रथम ऑन अकाउंट ऑफ अ ट्रांसफर टू यूज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आपको बताना है कि ये उसके हाथ में अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो ROR के केस में तो क्या होता है, सारा ही पैसा टैक्सेबल होता है, चाहे उसे वो इंडिया में मिला, चाहे वो इंडिया के बाहर मिला, चाहे इंडिया में ड्यू हुआ, चाहे वो इंडिया के बाहर ड्यू हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ ROR में से बना है, रेजिडेंशियल स्टेटस में से बना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है नीलम नेतराम
ग्रो पैडी ऑन लैंड, तो ये आपका एग्रीकल्चर का है। लाइन पढ़ते ही समझ आ जाता है कि ये एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में कवर किया जाएगा। फिर आपके सामने आता है स्टूडेंट जीएसटी वाला पार्ट, तो यहाँ पर इनकम टैक्स का पार्ट ओवर। और यहाँ पर भी आपने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके उन टॉपिक से पूछे गए हैं जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो जिन टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उन टॉपिक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, सजेस्टेड आंसर से उनके आंसर मैच करें। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम आप मुझसे डायरेक्टली पूछें ऑन दी व्हाट्सएप, ऑन दी टेलीग्राम, ऑन दी डायरेक्ट कॉल और दी ईमेल एज द केस में बी। मैं आपको डेफिनेटली उनके आंसर्स में हेल्प करूंगा। और अगर कहीं कॉन्सेप्ट में आप लैग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, कॉन्सेप्ट में इश्यू आ रहा है, तो मैं आपको वो चीज भी समझा दूंगा। तो आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कोई हाई फाई चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वही चीजें आपसे वहां पर टेस्ट की करवाई जा रही हैं, वही क्वेश्चन आपको वहां पर दिए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और आने वाले चैप्टर में दूंगा, लगभग सारे क्वेश्चन वैसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई नई चीज नहीं पूछी जाएगी। तो आप प्लीज कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तो कितने भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाएं या कितने भी क्वेश्चन आपने उसे खुद से कर रखे हों विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और आपने एक एक क्वेश्चन भी अगर उसका कर रखा होगा, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आप एग्जामिनेशन हॉल में उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के बेसिस पे बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। तो प्लीज आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा जो जो आपके कवर्ड चैप्टर से बिलोंग करते हैं, और जो क्वेश्चन आपके कवर्ड चैप्टर से बिलोंग नहीं करते हैं उन्हें आप अभी होल्ड रखिएगा। मैं एक क्लास और लेके आऊंगा ऐसे ही आपके साथ, जिसमें मैं आईपीसीसी के क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। बिकॉज आईपीसीसी और इंटर में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं, अल्टीमेटली सिलेबस उनका भी वही था। बस फर्क इतना था, वहां 50 नंबर का इनकम टैक्स था, 50 का जीएसटी था, आपके में 60 का इनकम टैक्स और 40 का जीएसटी है। बट द कॉन्सेप्ट, लॉ, इनकम टैक्स प्रोविजन तो सेम ही है। तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा कि वहां किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज आप मुझे कनेक्ट करिएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे और फिर सजेस्टेड से इसका आंसर भी मैच करेंगे। तो आज की क्लास को केवल यहीं रोक देते हैं, जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में आईपीसीसी के क्वेश्चन पेपर के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।